विजन वाला बजट है, युवाओं का बजट है, देश को आर्थिक पटरी पर सरपट दौड़ाने वाला बजट है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी किया, उनको बधाई भी दी कि जिस तरह से देश को आने वाले 20-25 सालों में देश कैसे तरक्की करेगा, उसका एक रोड मैप इस बजट में देखने को मिल रहा है। महंगाई कंट्रोल करने पर बात हुई, कृषि विकास पर बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई। नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, बुद्ध सर्किट वहां बनाया जाएगा, बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया, रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट संबोधन में यह बात कही भी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हम बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने की सरकार की योजना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक आयुर्वेदिक हब, यानी जो देसी दवाइयां, हमारा जो देसी उपचार का तरीका और सलीका है, उसको भी ग्लोबल ले जाने की बात उन्होंने कही है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान सरकार ने किया। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। देश के 700 जिलों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर ज्यादा फोकस रहेगा। एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में बहुत बड़े ऐलान किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस बार जो कैंसर की दवाइयां हैं उसे कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, उनकी कीमत कम हो जाएगी। 3 आयुर्वेदिक एम्स का ऐलान किया गया, उससे देश का जो देसी आयुर्वेदिक जो सेक्टर है वहां पर रिफॉर्म आएगा, वहां पर बहुत तेजी आने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ केयर बहुत बड़ा फोकस रहेगा देश का, उस पर हम काम कर रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन पर भी बड़ा ऐलान किया गया है। लखपति दीदी मॉडल योजना को भी रोजगार और आय से कैसा जोड़ा जाए, वो भी बजट में इस बात पर भी चर्चा हुई है। सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि डिफेंस का जो बजट था वो 16% सरकार ने बढ़ा दिया। जिस तरह से हम 3 फंड वॉर में अब शामिल होते दिख रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस वजह से डिफेंस बजट को लेकर भी बहुत चर्चा होनी जरूरी है। इस पर भी हम पैनल के साथ चर्चा करेंगे। खेती, पशु, मछली पालन जैसे जो पुराने हमारे कारोबारी तरीके हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। एमएसएमईज हैं, जो मीडियम्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनका प्रोडक्ट सीधे मार्केट में बिके, किसानों से सीधे सामान कैसे खरीदा जाए। 10,000 जो गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे, आईआईएम जो है वो उन्हें ट्रेंड करेगा और इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जो हल्के घाटे में जो कंपनियां हैं उनके रिफॉर्म की बात चल रही है। सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट किया जाएगा। वाराणसी और पटना में अब जो पानी के जहाज है उनकी मरम्मत के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी। कोको, नारियल जैसे उत्पादन करने वाले, अखरोट जैसे फसलों के उत्पादन करने वाले किसानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं जाऊंगा रत्नाकर जी के पास। बीजेपी के प्रवक्ता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ममता जैन जी मेरे साथ हैं। आपका भी ममता जी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा नवीन शर्मा जी भी मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रवक्ता हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले रत्नाकर जी, इस बजट को कैसे देखते हैं, कितने नंबर्स देते हैं, क्योंकि जनता में थोड़ी निराशा जरूर है, किसान भी इस बजट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। रत्नाकर जी। देखिए, बजट में नंबर देने का काम तो जनता करती है और जनता जब अपना सिलेक्शन करती है उस समय बताती है कि आपके कार्यों पे किस तरह से मुहर लगाया जाए, तो ये जनता के लिए हम लोग छोड़ते हैं। रही बात जनता के हित में काम करने की और देश हित में काम करने की, तो वह भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यह प्रयासरत रहती है कि देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। इसके लिए ये हमेशा से प्रयास भारतीय जनता पार्टी रहती है। रही बात बजट की, तो मैं बजट की बात कर लूं। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना को जो है 2047 तक किया है कि हम एक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस तरह का बजट जो है निश्चित रूप से एक बड़ा रोड मैप तैयार करने का काम किया है और एक न्यू जो जिसे कहते हैं न्यू रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो भी प्रावधान किए, अभी प्रधानमंत्री जी आप ही के चैनल पे आकर के जो सारी चीजें उन्होंने बताया और जो चीजें उन्होंने दिखाया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अपने आप में बयान करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए और विश्व में एक अपना अलग स्थान बनाने के लिए, सर्वोच्च स्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है। और जब
पूरी दुनिया भारत को एक बड़ा मार्केट के रूप में देखती है, जो भारत को पूरी दुनिया हमारे तरफ देखने का काम करती है, तो निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भारत को भी उस तरह से एक माहौल बनाया जाए, एक आर्थिक नीतियां दिया जाए, जिससे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा आए। और हमने ये सारे कृत्य किए हैं पिछले 11 वर्षों में। आपने देखा होगा अमित जी कि भारत जो है सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन चुका है। और भारत जो है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन चुका है। और आने वाले 2027 तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि भारत को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व के आर्थिक व्यवसाय में 20% का योगदान जो है भारत का आने वाले समय में रहेगा। ठीक तो है इस रत्नाकर तरह सिंह जी, का जब पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है पॉइंट टेकन आशा के दृष्टिकोण से, और भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, एक विकसित भारत की तरफ आगे चल रहा है, तो निश्चित रूप से यह बजट जो है उसमें एक बड़ा रोड मैप बनाने का जो है काम किया गया है। ठीक है, ममता जैन जी मेरे साथ हैं, शी इज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बजट को डिस्कस करें, पोस्ट बजट सेशन में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट भी, अगर शेयर मार्केट की बात करें ममता जी, तो रियल एस्टेट के जो इंडेक्सेस से जो रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां थी वो औंधे मुंह गिरी हैं इस बजट भाषण के दौरान भी और बजट भाषण के बाद भी। रियल एस्टेट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसे लेकर भले रेरा यहां पर है, रेगुलेशन की एपेक्स बॉडी बनाई हुई है, लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रियल एस्टेट है। इसे लेकर कभी ऐलान बजट में नहीं हुए कि कम से कम इसको तो ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, ताकि जो मनमानी बिल्डर्स करते हैं, रियल एस्टेट कंपनियां कर रही हैं, उससे पब्लिक को बचाया जा सके। क्या रिएक्शन आपका मैम इस पर? इस पर मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं बजट के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो ओवरऑल जो बजट है उसमें तो सबका साथ सबका विकास इस पे बहुत अच्छे से उन्होंने ओवरऑल देखा हुआ है। ये बजट बैलेंस भी है और फॉरवर्डिंग लुकिंग भी है। गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स पे फोकस रखा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, एआई और अर्बन डेवलपमेंट। रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट का कैपेक्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस डिमांड को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इसमें क्या होगा, जॉब्स, कनेक्टिविटी और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, तो हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट नेचुरली बेनिफिट करता है। राइट मैम, ठीक है, fair तो enough, इसमें ये भी चीज हो सकती है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें इसमें, तो ये बजट स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी का भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। जो एनआरआईज है उनको इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें कि एज एक्सप्लेन अर्लियर, इंक्रीज ठीक है ममता जी, कैपिटल मैं आपको रोका। एक्सपेंडिचर ऑन मुख्यमंत्री योगी टायर आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं जी। विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है।
12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का, युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो, नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का विकसित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। वो कह रहे थे आज का जो बजट है वो विकसित भारत का बजट है, एक नए विजन, एक नए मिशन का बजट है। मेरे साथ एसवी शर्मा जी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पोस्ट बजट सेशन हम कर रहे हैं। आज के बजट को सर आप कैसे देखते हैं, हाउ डू यू सी इट, और कितना रेट करते हैं आज के बजट को सर? बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव है और रोबस्ट इकोनॉमी के लिए एक प्रोग्रेसिव बजट में शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि जिसमें बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। वैसे तो पूरा बजट ही बहुत प्रफुल्लित है, लेकिन मैं कुछ हाइलाइट्स जो बजट के जो मैंने कंसीडर किए तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सरकार ने 12.25 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है, वो बहुत ही एक मैं समझता हूं कि एक ग्रेट ट्रैजेक्टरी की तरफ भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि
निरंतर रूप से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है, हर एक वर्ष में इंक्रीज हो रहा है, तो जिससे कि हर एक सेगमेंट में बहुत अच्छे रोजगार के संसाधन पैदा होंगे और खास करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। दूसरा, जो सरकार ने 10,00,000 करोड़ का जो एक एमएसएमई का एक फंड रखा है जिसमें कि एमएसएमई चैंपियंस को आगे सपोर्ट किया जाएगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें फंड थोड़ा कम है। क्योंकि वी आर फुल ऑफ एमएसएमईज भारत में 6 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमईज हैं, तो शायद ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, तो उसके लिए इनिशिएटिव अच्छा है। आने वाले टाइम में आशा करते हैं कि इसको और इंक्रीज करके आगे प्रफुल्लित किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे जो सरकार का फिस्कल रोड मैप है, जो सरकार ने 4.4% का फिस्कल डेफिसिट रखा है, that is a great thing despite so many headwinds at the global level, Trump tariffs and geopolitics, geofragmentation, we are still in our strong trajectory of fiscal consolidation। तो ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि सरकार ने आगे रोड मैप दिया है जो फिस्कल डेफिसिट का कंसोलिडेशन का, तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसके अलावा सरकार ने जो 3 कर्तव्य बताए हैं, एक तो जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और उसके साथ उसको सस्टेनेबल बनाना, साथ में फिर इंक्लूसिवनेस, जो एक एस्पिरेशनल इंडिया है, जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनके ऊपर ध्यान में रखते हुए जो इंक्लूसिवनेस का एक कंटेंट ग्रोथ में होना चाहिए, वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा जो 7 रेल कॉरिडोर्स अनाउंस की गई हैं, वो दीज आर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिकॉज नाउ एवरी रोड, एवरी ट्रैक गोज टू विकसित भारत। मैं समझता हूँ कि जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान करेंगे वो सब विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि बजट बहुत अच्छा है, ग्रोथ बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया गया है, 6.8 to 7.2% का ग्रोथ रेट रियल जीडीपी में रहेगा, तो पोटेंशियल ग्रोथ रेट हमारा 7% है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर रिफॉर्म्स फॉर द एमएसएमई सेक्टर सो दैट they are becoming more strong in the trajectory of विकसित भारत। इसके अलावा जो मिडिल क्लास के लिए सरकार ने कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि पिछले साल बहुत बड़ा मेरा सवाल भी था सर, sorry I'm interrupting you in between sir, there was no announcement on tax slab, on middle class, agri sector के लिए सर कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ। किसान निधि को we were expecting a bit of raise into that, वो भी सर नहीं था। किसान थोड़े निराश जरूर दिखाई दिए। मिडिल क्लास के लिए सर there was nothing for the middle class, how do you see it sir? yes मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में 2030 तक जो अभी 24 लाख का पीक रेट है, 30% 24 लाख इनकम के ऊपर लगता है, वो अगले 3-4 वर्ष में 30 लाख के ऊपर हो जाए, तो दैट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फोर्थकमिंग और बजट्स बाय द 2030। राइट सर, नॉर्थ ईस्ट के लिए झोली लग रहा, सरकार ने खोल दी, बुद्ध सर्किट करने जा रहे हैं, बनारस और पटना में जहाज बनाए जाएंगे, वो तमाम चीजें इंपॉर्टेंट हैं सर, लेकिन इस बार मार्केट ने बहुत नेगेटिव रिएक्ट किया सर, वाई सो? हालांकि एसटीटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, फ्यूचर ऑप्शन में बहुत ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते। मैंने देखा है ट्रेंड के पिछले कुछ वर्षों से, जिस दिन बजट आता है तो मार्केट उस दिन ज्यादा गंगो में नहीं होती है। अब मार्केट कई बार डिसेलरेट भी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही बजट का फाइन प्रिंट आता है तो मार्केट्स को शायद उसमें से बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो वापस मार्केट्स रिवाइव करती हैं। तो मेरे को आशा है कि मार्केट्स के लिए बजट बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में मार्केट्स रिवाइव करेंगे और उसी स्तर पे आ जाएंगे जहां पे मार्केट्स प्रिवेल कर रही थी। सर, बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग पर भी ह्यूज विजन हैव सीन, 10,000 करोड़ का उस पर अलॉटमेंट हुआ है। ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को बूस्ट करेगा आने वाले 5 सालों में सर? इसे कैसे रीड करते हैं? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है कि जीरो कार्बन बाय 2030 एंड नेट जीरो बाय 2070, तो उसी दिशा में बहुत सारे ये कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो उसको और प्रफुल्लित किया जा रहा है, सो दैट द ग्रीन कंटेंट इज कमिंग इन आवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रीन ग्रोथ कंट्री। सो गोइंग फॉरवर्ड आई राइट अवे सर, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर साहब प्लीज स्टे विथ में। मेरे साथ सृष्टि और पुनीता भी मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये देश के 5 से 7% आबादी के लिए सिर्फ बजट बनाया गया है, ये इंडस्ट्रियल फोकस बजट है, पब्लिक के लिए, जनता के लिए देयर इज नथिंग एज सच।
देखिए सर, आप इस बजट को देख लीजिए, आप पिछले बजट को देख लीजिए या बीजेपी के किसी भी बजट को देख लीजिए, केवल और केवल एक सेम पैटर्न दिखेगा आपको। आपको ये दिखेगा कि एक बजट आएगा, ये डीमोटिवेटिंग बजट होगा, डल बजट होगा, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो बाहर आके बताएंगे फ्यूचरिस्टिक बजट है, फ्यूचर का बजट है, बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्रेसिव बजट है। लेकिन वो प्रोग्रेसिवनेस आ नहीं रही है। 2014-15 का जो बजट था उसको 2022 के लिए बताया गया था, 2022 निकल गया, 2026 के लिए बताया गया था, 2026 आ गया, अब 2047 के लिए बताया जा रहा है। ग्राउंड पे हो नहीं रहा, लोगों को मिल नहीं रहा। बजट और बाजार जो है वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। बाजार में कितना पैसा आया, लोगों की जेब में कितना पैसा गया, लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, ये डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है। और आप पैसे की बात करोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 96% गिर गई। निवेशकों को विश्वास ही नहीं हो रहा देश की, हमारे देश की सरकार के ऊपर कि यहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा। आप विदेशी निवेशकों तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके सरकार के लिए तालियां तो बजाते हैं, लेकिन देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। 2 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने देश से बाहर भेज दिए, जो हमारे देश के लोगों को मिलने चाहिए थे। वो बाहर इन्वेस्ट हो रहे हैं, बाहर के लोगों को, बाहर की इकोनॉमीज को हेल्प करेंगे। आप ओवरऑल देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। गैस प्राइसेस देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों के जीवन पे कोई राहत नहीं है, लोगों के महंगाई अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन फैंसी नंबर्स बताएंगे ये आपको, ये फैंसी वर्ड्स बताएंगे। बुलेट ट्रेन बनेगी, लेकिन रेलवे दुर्घटनाओं में लोग मारे जा रहे हैं, हर महीने एक रेल दुर्घटना हो जाती है, भगदड़ से लोग मारे जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बताएंगे हमने 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, किसको फायदा होगा उसका? पूंजीपति दोस्तों की जेब में जाएंगे वो पैसे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा। आपने 16-17 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, उसका वजन किस पे पड़ा? जनता पे पड़ा। आज बजट में एक भी ऐसी चीज सरकार के पास बताने के लिए नहीं है। ये जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके स्कीम्स में लगा रहे हैं और उनसे रिटर्न लेना चाह रहे हैं, उससे कम, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसी कौन लोग ये इकोनॉमी को चला रहे हैं, कौन लोग ये इनको सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल क्लूलेस है सरकार, जो देश के लोगों का पैसा वेस्ट कर रही है, जनता की जेब में 1 रुपया डाल के राजी नहीं है, जिसने पूजा की सामग्री पे टैक्स लगा दिया, जिसने जो है वो पूंजीपतियों के लिए जो बड़े बड़े गेट्स हैं, बड़े बड़े हेवेंस हैं, ओपन कर दिए और जनता की जेबों पे ताला लगा दिया। ना जेब में पैसा आ रहा है, ना जेब में पैसा जा रहा है। इन्होंने कहा हम किसानों की आय दुगना करेंगे, ये भी झूठ निकला। इन्होंने कहा हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, वो भी झूठ निकला। इन्होंने करोड़ों रुपए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया पे खर्च कर दिए। और जो आज रियलिटी है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में जो परसेंटेज है वो घट के 12% रह गया। जब तक हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जब तक हमारे देश में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आप जितने मर्जी फैंसी बातें बोलते रहिए। आप आइए, आप सूट बूट पहन के आइए टीवी पे, आप बोलिए वेरी प्रोग्रेसिव बजट, फ्यूचरिस्टिक बजट, और वो फ्यूचरिस्टिक बजट जो फ्यूचर किसी ने देखा ही नहीं। आपने फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए लोगों का प्रेजेंट भी खराब कर दिया, पास्ट भी खराब कर दिया। जी, आज देश में अगर आपको जनता की जेब, आप आगे बढ़ना है तो जनता की जेब में ठीक पैसा है, आप रहिए मेरे साथ रोजगार सर। देना पड़ेगा। निवान जी, मैं आपसे आगे भी बातचीत करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, जी बिल्कुल, मैं आ रही हूँ रत्नाकर जी आपके पास। ये जो पूरा बजट था, इसमें अगर सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो वो ये थी कि टैक्स स्लैब, जिसको कि मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा देखता और समझता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे निवान जी को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। रत्नाकर जी, अनम्यूट कर ले सर अपने आप को जरा। जी सर, मेरा सवाल आपसे यही था कि निवान जी ने जो बातें कही वो तो बताइए ही, इसके अलावा ये भी कि कहीं ना कहीं जब बजट आता है तो हम उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम जनता है, उनको राहत मिलेगी। लेकिन अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो उसमें कहीं कोई चेंजेस। मैं आती हूँ आपके पास, नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे जरा सुना दे, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए भी ये संकल्प से सिद्धि और